Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to your own channel. I'm your educator Priyanka, and let's begin with a bit of chemistry. All right. So we've been doing the chapter acid, bases, and salts over here. So उसी को carry on करते हैं. हमने यहाँ acids की definition की बात करी थी, हमने यहाँ hydronium ion की बात करी थी, right? और हमने इनके classification की बात करी थी. Then we discussed the classification of bases. और इसके बाद हमने कुछ एक question करा था, right? Now next, moving on further, next topic is indicators. Indicators क्या होते हैं? Indicators वो substances होते हैं जो आपको बताएं, कुछ इंडिकेट करें. क्या इंडिकेट करें? आप पढ़ रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड्स या बेसिक नेचर शो करें, जो एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताएं, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं इंडिकेटर्स. सो ऐसे हमको दो तरह के इंडिकेटर्स जानने चाहिए. एक होते हैं लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, राइट, और दूसरे होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री indicators and laboratory indicators. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे इंडिकेटर्स जिनको आप स्मेल करके पता कर सकें, ठीक है. तो उनको कौन यूज करेगा? उनको यूज करेंगे कौन? जो लोग देख नहीं सकते, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग, ठीक है. जो लोग देख नहीं सकते यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग क्या यूज करते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज करते हैं. कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, देन अनियन एक्सट्रैक्ट यानी कि प्याज का रस एक कपड़े की स्ट्रिप पे लगा के या पेपर की स्ट्रिप पे लगा के, एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट. और तीसरा है क्लोव ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एसेंस. यस, वही वनीला एसेंस जिसके आप वनीला आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, वनीला एसेंस. ऑलराइट. सो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिड्स में अपनी प्रेजेंस, अपनी स्मेल को मेंटेन रखते हैं और बेसिस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, राइट. तो ऐसे लोग स्मेल करके पता करते हैं. फिर नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जिनको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, ठीक है. ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? ऐसे कुछ इंडिकेटर्स एनसीईआरटी में गिवन है. पहला है लिटमस, दूसरा है फिनोफ्थलीन, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज एंड चौथा इंडिकेटर जो आपको पता होना चाहिए वो है टर्मरिक, ठीक है. इनका एसिड्स में एंड बेसिस में कैसा बिहेवियर होता है? लिटमस का ओरिजिनल कलर जो होता है, वो पर्पल होता है, ठीक है. और ये कहाँ से मिलता है? ये हमको लाइकन्स से मिलता है, राइट. लिटमस हमको लाइकन्स से मिलता है और इनका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है. जब लिटमस जो है इनको हम एसिड्स में डालते हैं, लिटमस का सोल्यूशन जब एक पेपर की स्ट्रिप पे लगाते हैं तो हमारे को दो तरीके के लिटमस मिलते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस, ठीक है. ब्लू लिटमस जो होता है इसका डाइल्यूट सोल्यूशन, लिटमस का जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं तो वो ब्लू कलर का सा दिखता है. सो एसिड्स में जब हम ब्लू लिटमस को डालते हैं, सो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड हो जाता है. ब्लू लिटमस ऐड करते हैं उसके अंदर, या ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालें या ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालें उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें एसिड है, सो वो ब्लू लिटमस की स्ट्रिप जो है वो रेड में टर्न हो जाती है. और अगर रेड में टर्न हो गई और बेसिस के अंदर क्या होता है, हमको रेड लिटमस डालते हैं, हम रेड लिटमस को वो ब्लू टर्न कर देता है, ठीक है. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. सो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, ओरिजिनली इट इज कलरलेस, ठीक है. तो फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है. एसिड्स में डालने पे भी फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे बेस में डालते ही उसको शर्म आ जाती है और वो पिंक कलर का हो जाता है. यानी कि बेस में डालने पर फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर लेता है. फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बेस में काम करता है और पिंक कलर देता है.
देन नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, नाम बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो है जब हम एसिड्स में डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज जो है रेड कलर शो करता है, और जब हम बेस में डालते हैं तो ये येलो कलर शो करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, ओरिजिनल कलर इसका क्या है, टर्मरिक, ओरिजिनल कलर इसका क्या है, येलो, ओरिजिनल कलर इसका क्या है, येलो, राइट। और एसिड्स में डालने पर ये येलो कलर ही शो करता है, इसका कलर मेंटेन रहता है, येलो कलर ही बना रहता है। और बेस में डालने पे इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, राइट, रेडिश ब्राउन हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाए और आप उसे साबुन से धो लें तो वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन जो है वो बेस है और टर्मरिक एक इंडिकेटर है, और जब आप कपड़े में साबुन लगा लेते हैं तो वो इंडिकेटर का काम करती है हल्दी, और कपड़े को बेस की प्रेजेंस में यानी कि सोप की प्रेजेंस में उसको रेडिश ब्राउन टर्न कर देती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट आते हैं अब हम केमिकल रिएक्शंस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं पढ़नी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। सो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एंड एसिड हियर भी डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, यस, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड एक वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं किसमें, रिडॉक्स चैप्टर में, आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl की ही बात कर रहे हैं, उसी को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनता है मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये एक बेस स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ये एक बेस स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। और आई थिंक ये आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ होगा, प्रोडक्ट बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा मेटल सॉल्ट, मेटल ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसको डिस्प्लेस करेगा और उसके कंपाउंड के साथ उस एसिड के एनायन के साथ सॉल्ट बना लेगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं करी है, आप इसको बैलेंस करिएगा, राइट। मैं अभी बैलेंसिंग करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, सो आई एम नॉट बैलेंसिंग एनी ऑफ द इक्वेशंस इन दिस चैप्टर, सो यू डोंट वरी अबाउट बैलेंसिंग, यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, ऑन राइटिंग द इक्वेशन, ठीक है। आप चाहें तो इसे इजीली ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, बाकी कोई खास बैलेंसिंग इसमें है नहीं, राइट। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो और भी मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक डाइल्यूट HCl के साथ, या चलो एसिड चेंज कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, एक रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, नाउ दिस हाइड्रोजन गैस, इसका टेस्ट क्या है, इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, पॉप साउंड, ठीक है। जब जलती है तब पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, और ब्लू कलर की फ्लेम से जलती है। पॉप साउंड कैसे होती है, दिस इज द पॉप साउंड, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप अभी कर रहे हैं, दैट्स अ पॉप साउंड। सो ये पॉप साउंड, यही पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। याद रखिएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट उसका है, हाइड्रोजन खुद से नहीं पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, जब आप उसे जलाएंगे तब वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। अक्सर बच्चे इस बात को स्किप कर जाते हैं, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन produces a pop sound. No, it burns, and when it burns then it produces pop sound. When it burns then it produces pop sound. So इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, burns with a blue flame and produces a pop sound.
चलो इसको कंप्लीट कर दें। ऑन बर्निंग, इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड ऑन बर्निंग। ठीक है, अभी बिल्कुल करेक्टली एग्जैक्टली लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कुछ मेटल्स जो हैं, जो भी मेटल्स, अब देखिए है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन छुपा हुआ है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये बेस स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जैक्टली वही छुपा हुआ है और वही है इसके अंदर, वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं है। बस अब यहाँ पे हमें कुछ एक चीज ध्यान से देखनी है। जैसे हमने कहा कि मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन कौन से वो मेटल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके जिंक की ही बात करूंगी। ठीक है, तो जिंक की ही हम बात करते हैं। जिंक NaOH एल्कली है, इसके साथ रिएक्शन करता है और बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। सो अब आप यहां देख रहे हैं कि ये जो मेटल जिंक है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यही मेटल जिंक जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और एल्कली के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। सो जब ये मेटल जिंक जो है जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, और जब ये एल्कली के साथ रिएक्शन करता है मतलब ये डुअल नेचर शो कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो ऐसे मेटल्स को हम एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। ऐसे मेटल्स को जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले, ऐसे मेटल्स को हम एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो हमें जानने हैं? एक है जिंक, टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम। ये मेटल्स हमको पता होने चाहिए। ये मेटल्स जो हैं ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। इनकी ऑक्साइड्स भी दोनों के साथ, एसिड के साथ, और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों ही शो करती हैं। ठीक है, ये मेटल्स एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। राइट, चलिए मूविंग फर्दर इसी पे एक एक्टिविटी कराई गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्लास 10th की एक एक्टिविटी कराती है जिसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया है डाइल्यूट HCl और यहाँ पे कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले गए, कुछ पीसेस जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स जैसे ही डाले गए और यहाँ पर एक लगाई गई है एक डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब को एक ये है सोप सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगी किसकी जिंक के साथ डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होगी। बताओ रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये रिलीज हाइड्रोजन गैस इसी के अंदर यहाँ पे इस सोप सोल्यूशन के अंदर क्या करेगी? बबल बनाएगी। यस, यहाँ पे बबल्स बनेंगे। इन बबल्स को जब आप बर्निंग मैचस्टिक के पास लाते हैं, एक बर्निंग मैचस्टिक के पास लाते हैं, ठीक है, तो जब बर्निंग मैचस्टिक के पास लाते हैं तो ये बबल बर्स्ट होता है और ब्लू फ्लेम से जलता है, बर्न्स विद द
ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड। तो इससे कंफर्म होता है कि ये जो गैस रिलीज हुई है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर H2। क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो वो ब्लू फ्लेम से जलती है। बार बार मैं बोल रही हूँ, ये बातें इंपॉर्टेंट होती है याद करने के लिए, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट है, ब्लू फ्लेम से जलती है हाइड्रोजन और पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट। तो अब इसके ऊपर अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे, एक सिंपल सवाल कि पहला, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, पीसेस, आर रिप्लेस्ड बाय जिंक डस्ट, डस्ट क्या होता है, पाउडर। सेकंड, dilute HCl is replaced by dilute H2SO4. Third, dilute HCl is replaced by NaOH. तो आपको बताना है कि ये तीन चेंजेस जब होते हैं, इन तीन चेंजेस को अगर हम कर दें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जल्दी से 2 मिनट का पॉज लीजिए और एक बार सोचिए, वीडियो पॉज करके आप एक बार सोचिए क्या होगा इसका आंसर, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करिएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके सोचिए और आंसर करिए जेन्युइनली, ओके। चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन जो है आंसर कर दिया होगा और अब आप मैच कर रहे होंगे मेरे आंसर के साथ। जिंक ग्रैन्यूल्स की जगह पे अगर आप जिंक डस्ट लेते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाती है। क्यों, पाउडर करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्टर हो जाती है। सो पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी कि रिएक्शन जो है फास्टर होगी। सेकंड केस में डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आंसर आपको लिख करके मिलेगा Zn प्लस डाइल्यूट HCl, ये बार बार डाइल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ZnCl2 प्लस H2, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करिए 2HCl, और यहीं पे अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, जिंक प्लस H2SO4, देखिए रिएक्शन देखने से आपको पता चलेगा क्या, यहाँ पे आप सॉल्ट वाला मत दीजिएगा क्योंकि सॉल्ट पता नहीं चल रहा है, आपने टेस्ट नहीं किया। आपको क्या पूछा गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखने से क्या पता चल रहा है, आपको देखने से ये पता चल रहा है यहाँ पे 1 मोल एसिड सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस कर रहा है एज इन केस ऑफ 2 मोल्स HCl। 2 मोल्स HCl लिए हैं, जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड भी रिलीज कर पा रहा है। ये आपको रिएक्शन देख के पता चल रहा है, यानी कि जितना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में, उसका आधा सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा हाइड्रोजन गैस, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में, ठीक है, राइट। तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज रिएक्टेड विद रिप्लेस्ड विद NaOH। तो तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट का जवाब ये है कि जब आप डाइल्यूट HCl की जगह एल्कली ले लेते हैं तब आपको इस रिएक्शन को थोड़ा सा, इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट कराना पड़ता है थोड़ा सा, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो ये हैं आपके वो 3 जवाब जो इससे आपसे थोड़ा सा कुछ पूछा जा सकता था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, पहली हमने करी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिनको पहले हम बाइकार्बोनेट्स बोलते थे। पहले वाला नाम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट था, अभी हम कार्बोनेट्स बोलते हैं विथ डाइल्यूट एसिड। ओके, सो जब मेटल
कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट में बनता है मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस जो है वो रिलीज होती है। So this is the reaction statement which you must remember. This is the reaction statement that you must remember. क्या जब भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है तो रिलीज हो जाती है। आप देख रहे हैं अपवर्ड फेसिंग एरो, ये छोटी छोटी बातें, अपवर्ड फेसिंग एरो। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल से यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखें और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें अगेन सेम प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के केस में जब भी एसिड से रिएक्शन होता है प्रोडक्ट्स हमको सेम ही मिलते हैं। सो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों के साथ ही क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा है। दोनों ही केसेस में हमको प्रोडक्ट जो है वो सेम ही मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या ध्यान रखें, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट की, कौन सी गैस रिलीज हो रही है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। पिछले केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जब कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ तो क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपको एसोसिएटेड मिलेगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट भी हमको देखना है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमेशा एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है, एफरवेसेंस। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एफरवेसेंस के साथ बाहर आती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जरा सी शेक कर दो, क्या होता है, झाग के साथ बाहर आती है। वही झाग के साथ बाहर आने को हम बोलते हैं एफरवेसेंस, ठीक है। उसी झाग के साथ बाहर आने को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। सो ये वही एफरवेसेंस है। एफरवेसेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से एसोसिएटेड है, तो हम अक्सर उसे एसोसिएट करके बात करते हैं कि अगर एफरवेसेंस हो रही है तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही हो। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी गैस के लिए। कभी कभी हाइड्रोजन के केस में भी हम एफरवेसेंस ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन इसी वजह से हमें कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ भी एफरवेसेंस वर्ड एसोसिएट करके बोल दिया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमेशा होता है कि एफरवेसेंस है। सो अगर एफरवेसेंस किसी और के साथ यूज हो रही है तो हमें कंफर्म करना जरूरी है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर से पास किया जाए तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर, ठीक है, मिल्की वाइट अपीयरेंस, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है स्लेग्ड लाइम का वाटर के अंदर सोल्यूशन। स्लेग्ड लाइम का छोटा सा सैंपल लेके पानी के अंदर उसका सोल्यूशन बनाया, तो उसको हम कहते हैं, उसका एक मिक्सचर बनाया या सस्पेंशन बनाया तो उसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम। तो फॉर्मूला क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली, ठीक है, दैट्स लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं, माइंड यू ये लाइम वाटर है, ये स्लेग्ड लाइम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से मिल्की वाइट अपीयरेंस आ जाती है। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट की अपीयरेंस की वजह से की प्रेजेंस की वजह से मिल्की वाइट अपीयरेंस आ जाती है, क्योंकि ये खुद पानी में डिसॉल्व नहीं होता है,
ठीक है। सो लाइम वाटर के अंदर जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे इट टर्न्स मिल्की, हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन अच्छा, ये तो हो गया कंफर्मेटरी टेस्ट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में पास करेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, मिल्की टर्न हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर तक, अगर आपने बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर के अंदर पास कर दी, बहुत ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर के अंदर पास कर दी, तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत देर तक पास कर दी, अभी क्या हुआ है, ये रिएक्शन तो हो चुकी है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या है, अब है मिक्सचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसके अंदर अब इस मिक्सचर, क्योंकि अब रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मिक्सचर प्रेजेंट है, अब दिस लाइम वाटर इज नो मोर देयर, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। नाउ अब रिएक्शन मिक्सचर ये हो चुका है, और इसके अंदर अगर आप बहुत देर तक CO2 पास करते रहते हैं तो यहाँ पे फर्दर केमिकल रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज soluble in water, which is soluble in water. As a result, milky white appearance is, milky white color is discharged, इसको लिखते हैं हम milky white color is discharged, color is डिस्चार्ज्ड। यानी कि अब क्या हुआ है, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अगर आपने इस मिक्सचर के अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर फिल किया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि लाइम वाटर है, राइट। लाइम वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ, दोनों ने मिलकर एक सॉल्ट बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो नया सॉल्ट है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसका अपना कलर शो होता है, दैट इज व्हाइट कलर, दैट इज व्हाइट कलर। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट है, एग शेल का कलर व्हाइट है, मार्बल का कलर व्हाइट है, लाइमस्टोन का कलर व्हाइट है। क्यों? क्योंकि इन सब का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इन सब का कलर व्हाइट है, राइट। तो यहां पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, व्हाइट कलर अपीयर कर जाता है, लेकिन आप लगे हुए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करे जाने की और व्हाइट हो जाए, लेकिन क्या होता है, दुखद घटना क्या होता है कि वो जो व्हाइट कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अरे भाई ये क्या हो गया, व्हाइट कलर डिसअपियर क्यों हो गया, क्यों हो गया भाई, क्योंकि अंदर जो है ऑलरेडी रिएक्टेंट बदल चुके थे, नया प्रोडक्ट आ गया था, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रेजेंट थे, और इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करने लग जाता है। अब जब आप बहुत देर तक पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अब इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। तो जो व्हाइट कलर था अब वो डिसअपियर हो जाता है, तो जो व्हाइट कलर था वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस आपसे आसानी से पूछे जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। पासिंग इट ऑन इन लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, एंड मिल्की वाइट अपीयरेंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, कब, जब प्रोलॉन्ग्ड आप उसे पास करते हैं, क्या, वाटर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत देर तक आप इसमें पास करते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। बहुत सिंपल चैप्टर है, बेसिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ एक्सटेंशंस है जो हम कवर करेंगे अभी, राइट। जो बचपन की जानकारी है उसमें हम काफ़ी कुछ कवर और भी करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से करने का चैप्टर है। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस।
हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? हम आर्हीनियस थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस क्या होती है वो पढ़ रहे हैं। सो इसके अंदर हम देखेंगे एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड दीज रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। हीट रिलीज होती है इन रिएक्शंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, HCl जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर मैं कुछ और एसिड ले लूं H2SO4 और बेस ले लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर प्रोडक्ट बनेगा। सो एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक सॉल्ट और वाटर मिल जाता है हमको। ये है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी में एक एक्सटेंशन और करते हैं हम, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एक ऑक्साइड लेती हूँ, एक नॉन मेटल की ऑक्साइड लेती हूँ, उसका रिएक्शन अगर मैं एक बेस के साथ कराती हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। मैंने एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन, एक नॉन मेटल की ऑक्साइड इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसका रिएक्शन इस बेस के साथ कराया तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिला, ठीक है, मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिला। तो हो ना हो इस सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि भाई कौन न्यूट्रलाइजेशन कराएगा? बेस के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर कौन बनाएगा? कोई एसिड ही बनाएगा। तो हो ना हो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर ही होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, राइट। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस क्या कह रहे हैं हम? एसिड और बेस मिलके ही सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बेस के साथ कौन रिएक्शन कर रहा होगा? कोई ना कोई एसिड ही कर रहा होगा, तभी तो कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, राइट। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या सभी होती हैं? नहीं भाई, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट कौन? NO, N2O एंड CO, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगली बात करते हैं इसी में एक और एक्सटेंशन। यहाँ पर अगर मैं किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा दूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? मुझे अगेन प्रोडक्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर। मुझे अगेन प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मुझे अगेन प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि एसिड किसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा? एसिड किसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा? यस, एसिड जो है वो किसी ना किसी बेस के साथ ही रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा। इसका मतलब ये जो ऑक्साइड है, मेटल की जो ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यानी कि ये जो ऑक्साइड है मेटालिक ऑक्साइड, दिस इज बेसिक इन नेचर। सो हम यहां से कह सकते हैं metallic oxides are हम यहां से कह सकते हैं कि ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर में। और इसी बात को हम यहां लिख दें कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो क्या सारी बेसिक ही होती हैं? एक्सेप्ट कौन? Al2O3, SnO2, PbO2 एंड ZnO। ये क्या हैं? ये सब दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों भैया? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी क्या?
नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वाली मेटालिक ऑक्साइड्स कौन सी, चार, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक एंड लेड। एल्यूमिनियम, टिन, जिंक एंड लेड, इनकी ऑक्साइड्स जो हैं ये एम्फोटेरिक है, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेंगी और बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर लेंगी और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगी। इसका मतलब ये भी न्यूट्रलाइजेशन शो कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने आज कुछ 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, इंडिकेटर पढ़ा और 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी। इंडिकेटर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये इंडिकेट करें कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो हमने 4 इंडिकेटर्स पढ़े, 4 मेजर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े और एक क्लास पढ़ी हमने ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की, राइट। नेक्स्ट हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स पढ़ा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? वो ब्लू फ्लेम और पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स दोनों ही जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट हमने पढ़ा जो कि लाइम वाटर टेस्ट कहलाता है। लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है और प्रोलॉन्ग पास करने पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो मिल्की वाइट अपीयरेंस डिसअपियर हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी और लास्ट में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल हमने एसिड्स एंड बेसिस देखे, ये सब एक्वस सोल्यूशन में हो रहे हैं रिएक्शंस क्योंकि हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी देखा। तो आज की क्लास हम यहीं एंड अप करते हैं। मेटालिक ऑक्साइड और यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये दोनों भी रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन का ही टाइप है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून, बाय बाय।